हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पृथ्वीराज इंस्टीट्यूट चैनल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो में यानी कल की वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रिकवर किया था। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सिर्फ ये जो मैं 20 क्वेश्चन बनाया हूँ, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देख करके और अपनी NCERT की बुक में ये टॉपिक खोज के सिर्फ पढ़ लें, फिर भी एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। तो आइए, फिर भी बाकी जो मेरे सुपर 30 बैच के स्टूडेंट हैं वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस मैं सुपर 30 बैच से ही पढ़ाया हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जूल्स लॉ जो होता है वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्क्वायर ऑफ करंट के, ऑप्शन नंबर बी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी टाइम फॉर विच करंट इज पास, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। और ये अदर ऑप्शन मैं आपको इसलिए छोड़ दिया हूँ, हो सकता है कभी कभी दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, दो ऑप्शन एक ही क्वेश्चन का दो आंसर होता है, इसलिए मैं अदर ऑप्शन भी दे दिया हूँ आपको। यदि आपको लगता है कुछ और आंसर होगा तो आप अदर में कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है ये स्क्वायर ऑफ करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम फॉर विच करंट इज पास्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। जो कि जूल्स लॉ होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला होता है जूल्स लॉ का, यानी हीट इज जनरेटेड। आपको जूल्स लॉ पूछ दिया तो आप लिख भी सकते हैं हीट इज जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कर रहा है टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो मेरे सुपर 30 के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, मैंने उनको बताया था कि जब भी हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलल ऐड करेंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस हो जाता है उसकी वैल्यू और भी कम हो जाती है। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। जब भी हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलल ऐड करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाता है वो और कम हो जाता है। अगर ये सीरीज में ऐड करेंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा और भी मैक्सिमम यानी अधिक वैल्यू बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का है हमारा रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा? नो। ऑप्शन नंबर बी रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वेरी मोस्ट, यही अच्छा है हमारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। जब भी हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलल ऐड करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाता है वो और भी कम हो जाता है, जो कि पहले के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कह रहा है टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। देखिए, अभी मैंने जस्ट 12 क्वेश्चन में आपको बताया, जब भी आप रेसिस्टेंस को पैरेलल ऐड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं। जब भी आप दो रेसिस्टेंस को पैरेलल ऐड कीजिए तो देखिए उसका वैल्यू और भी कम हो जाता है, और जब वही दो रेसिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड कर देंगे तो उसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाता है वो और उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग बता देंगे आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी रेसिस्टेंस को हम लोग किस में ऐड करेंगे, रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे तो उसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाता है वो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस वैल्यू इफ 10 रेसिस्टेंस
ईच ऑफ 10 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आपको 10 रेसिस्टेंस दिए गए हैं, जिसका एक रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 10 ohms है, और उस 10 रेसिस्टेंस यानी जो 10 रेसिस्टेंस है उन 10 को पैरेलल ऐड करना है। यानी आपको पता है पैरेलल वाले रेसिस्टेंस को हम लोग 1/RE के फॉर्म में ऐड करते हैं। यानी कि ये 1 जब RE के फॉर्म में ऐड करेंगे तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, 1/10 प्लस 1/10 ऐसे ही डॉट डॉट करके आपको 10 रेजिस्टेंस करना है, जोड़ना है, क्योंकि 10 रेजिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में है। तो आपको पता है इसका जो LCM आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट 10 तक आएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 10/10 आ जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी जो इफेक्टिव जो हमारा रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको दिया गया, क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा 2 ohms, क्या ऑप्शन बी होगा 1 ohm। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 1 ohms हमारा आंसर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये कह रहा है 1 kWh इज़ द यूनिट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये कह रहा है कि 1 kWh इज़ द यूनिट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं जो 1 kWh होता है ये किसकी यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे NCERT का, तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन जाकर खोज लें, 20 क्वेश्चन, आपको बहुत ही फास्ट ट्रैक रिवीजन करने को मज़ा आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ मूव करते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये कह रहा है कि लैबोरेटरी अपैरेटस इज नॉट यूज ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। यानी हम लोग ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते समय इन ऑप्शन में से किसका यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट एक मुझसे मिस्टेक हो गई आपसे, ये आपका एक ऑप्शन नंबर 5 मिस्टेक से चला गया है, इसलिए इसको आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके नहीं है, आपके 4 ऑप्शन यहीं पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, यानी कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते समय ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते समय हम लोग किसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीमीटर, जो कि इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 रियोस्टेट। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं हम लोग गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ करते हैं, एमीमीटर का भी यूज़ करते हैं, रियोस्टेट का भी यूज़ करते हैं ओम्स लॉ में, लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर सी ये जो गैल्वेनोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यानी समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपको एक बहुत ही गोल्डन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये कह रहा है कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो मैं बता दूं आपको, यदि आप NCERT की बुक पढ़े होंगे, NCERT एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको थ्योरी ना समझ में आए, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं NCERT के। इसलिए आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपनी NCERT की सारे क्वेश्चंस लगा करके जाएं, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये कह रहा है कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 1 kWh में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। और 1 kWh में कितने यूनिट होते हैं, तो 1 kWh में 1 यूनिट होते हैं। ये आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है हमारा कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज़, यानी जो इंसुलेटर में जो रेसिस्टेंस होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन 1 कह रहा है कि हाई होता है इंसुलेटर में रेजिस्टेंस, या लो होता है, या ज़ीरो होता है, या इनफाइनाइटली हाई होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है इनफाइनाइटली हाई, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा इंसुलेटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उसका जो करंट होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको
बहुत तेज़ी से स्पीड जाना है और आपको बहुत ट्रैफिक मिल गई, तो क्या आप जा पाएंगे तेज़ी से? नहीं। इसलिए जो करंट होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा जब आने लगते हैं तो जो हमारा करंट होता है वो फ्लो नहीं कर पाता है। इसलिए जिसमें अधिक रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट बहुत लो फ्लो होता है। इसलिए इंसुलेटर में इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस को रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारा करंट इंसुलेटर में ना फ्लो करे। इसलिए आप याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इनफाइनाइटली हाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी क्या डायरेक्शन है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है? मुझे तो नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ऑप्शन आपको दिया नहीं इसमें, ठीक है, मिस्टेक हो गया है ऑप्शन, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप याद कर लीजिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इस पास, जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो माइनस से किसकी तरफ होती है? प्लस की तरफ होती है। या आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको मिस्टेक दिया नहीं ऑप्शन में, ठीक है, यानी कि नेगेटिव, यानी कि आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो लो पोटेंशियल से किसकी तरफ जाता है? हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, जो कि करंट इसी का अपोजिट होता है, करंट हाई से लो लेवल की तरफ रहता है, ठीक है। यानी आप याद कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, मिस्टेक हो गया ऑप्शन, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप क्लास 9th के फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया जिसमें डायरेक्शन बताया जाता है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी आपको कह रहा है कि नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है आपको सम टाइम स्केलर सम टाइम वेक्टर। तो मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। तो आज ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 इज कंप्लीट, यानी मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जो मोस्ट MCQ क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।